बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का क्लास ले रहे थे। ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट में अभी तो हम लोग क्या सीखे हैं, तो मोल निकालना सीखे हम लोग। मोल कैसे और उसका एप्लीकेशन यानी काउंटिंग प्रोसेस में यानी मोल का यूज करके एटम मॉलिक्यूल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं उसका एप्लीकेशन को समझा चुके हैं हम। ठीक है। तो हम लोग मोल निकालने का तरीका क्या क्या है रिपीट करते हैं फिर से। तो मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल जब भी निकालना होता है तो आपको समझाया जा चुका है कि जब भी नंबर दिया रहता है तो डिवाइड करते हैं हम लोग अवॉइड नंबर से मोल निकालने के लिए। कभी कभी मोल दे देगा और आपसे नंबर पूछेगा, आपसे नंबर पूछेगा तो नंबर क्या होगा, मोल इंटू अवॉइड नंबर। अब नंबर निकालोगे। कभी कभी आपको वेट दिया रहता है, तो वेट दिया रहेगा तो डिवाइड करते हैं हम लोग मोलर मास से। मोलर मास से डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको मोल मिल जाएगा। कभी कभी मोल देगा, आपसे वेट पूछेगा तो क्या होगा, वेट निकालने के लिए क्या करोगे आप, मोल को मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास से। ठीक है। और हम गैस के लिए अप्लाई करते हैं, तो गैस के लिए अप्लाई करोगे क्या है, गैस भी कैसा है, गैस आइडियल गैस। आइडियल गैस होता क्या, बाद में समझेंगे। तो गैस के लिए अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हो तो एट एस टी पी बोला गया कि अगर हमको मोल चाहिए, मोल ऑफ गैस चाहिए, तो हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम लीटर में दिया रहेगा गैस का तो डिवाइड करते हैं 20.4 लीटर से। वॉल्यूम अगर एमएल में दिया रहेगा तो डिवाइड करेंगे हम लोग 22400 ml से डिवाइड करते हैं, यानी इसे डिवाइड करेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये मिलेगा आपको गैस गैस का मोल निकालने का तरीका समझ में आया आपको। ठीक। अगर कभी कभी गैस का मोल देके वॉल्यूम पूछेगा एसटीपी पे, तो एसटीपी पे गैस का मोल देके आपसे वॉल्यूम पूछता है तो क्या काम करेंगे, ध्यान देना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ गैस इंटू 22.4। तो ये आंसर होगा लीटर में, ये आंसर होगा लीटर में। ठीक है। ये कब ऐसा अप्लाई अप्लाई कब करेंगे, एस एस टी पी। एस टी पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर होगा 1 atm और वॉल्यूम होगा, सॉरी वॉल्यूम टेम्परेचर होगा 273 केल्विन। जो एस टी पी 180 में है, अब न्यू डेफिनेशन में इसको क्या बोल दिया गया है, तो बोल दिया इसको 1 बार वन बार हो चुका है चीज, यानी 180 में 1 बार में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। ये सब सारी हम डिस्कशन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ध्यान देना, अगर हम गैस पे ही बात करना है, अगर हम गैस पे ही बात करेंगे और सर आवाज थोड़ा धीरे सुनाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, अभी आवाज ठीक से है बच्चे लोग कि धीरे अभी भी है? यस सर, ठीक है। ठीक है सर। बच्चा किसको धीरे अभी धीरे, अब ठीक जा रहा है, जिसको धीरे सुनाई दे रहा है बच्चा? सर ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान देना। और गैस रहेगा, और गैस रहेगा और कंडीशन एसटीपी नहीं होगा, तब क्या करेंगे हम लोग, तो गैस ही है एट एनी कंडीशन, एट एनी कंडीशन तब क्या करेंगे हम लोग। तो गैस अगर किसी भी कंडीशन में होगा तो उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग सीखे थे, वो सीखे थे किस लिए, गैस एट एसटीपी के लिए, गैस एट एसटीपी के लिए। तो गैस अगर एसटीपी पे नहीं होगा तो क्या काम करना है, तो बहुत सिंपल है यार। तो गैस के लिए मान लो, गैस के लिए क्या होता है, गैस का अपना एक प्रेशर होगा, गैस का अपने एक वॉल्यूम होगा और गैस का अपना एक टेम्परेचर होता है। ठीक है। और गैस का अपना एक मोल होगा। तो ये जो चार वेरिएबल है गैस का, पी वी टी और मोल, इसको लिंक करके एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो बोला क्या गया है चलो कि इन चारों वेरिएबल को गैस लिंक, इन चारों वेरिएबल को लिंक आप ऐसे कर सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो ये फॉर्मूला से वेरिएबल सारा लिंक हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पी का मतलब होता है प्रेशर, गैस का प्रेशर। तो पी का मतलब प्रेशर होगा। बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब वॉल्यूम होगा, किसका, गैस का। एन क्या है, तो गैस का मोल है, गैस का मोल है। टी क्या है, तो टी है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। किसी और स्केल का टेम्परेचर मत पुट करना, इसे पुट करना आपको केल्विन स्केल का। ठीक है। और आर क्या है, तो आर है गैस कांस्टेंट, आर को बोला गया है गैस कांस्टेंट। अब गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या, तो उसको हम सीखेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, पी वी इक्वल टू एनआरटी। इसको आप किसी भी कंडीशन पर अप्लाई कर सकते हो, इसलिए कोई भी कंडीशन चलेगा, यानी पी वी टी का कोई भी कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल दोगे। यानी क्या है, यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल है, ये 4 वेरिएबल में से अगर आपको 3 ही पता रहेगा तो चौथा अपने आप निकल जाएगा। और आपको पीवीटी पता रहेगा तो मोल निकल जाएगा। आपको आपको
वी टी और मोल पता हो तो पी निकल के आ जाएगा। तो कोई भी देखो 4 वेरिएबल को लिंक करते हो फॉर्मूला है, तो कोई भी अगर तीनों को पता रहेगा तो चौथा आप से अपने आप निकाल सकते हो, चौथा आप इसे अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो ध्यान देना, तो इस अप्लाई करने से पहले एक चीज आपको याद करना है, क्या याद करना है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन आर कब क्या पुट करेंगे। तो ध्यान देना, अगर प्रेशर लेते हो एटीएम में और वॉल्यूम लेते हो लीटर में, तो टेम्परेचर हमेशा लेना है केल्विन स्केल में। प्रेशर एटीएम, वॉल्यूम लीटर और टेम्परेचर केल्विन में, तो आर का वैल्यू को पुट करना है आपको 0.0821, 0.0821। ठीक है, याद रखना आपको। अगर प्रेशर लोगे आप किस में, प्रेशर लोगे बार में, वॉल्यूम होगा लीटर में और टेम्परेचर केल्विन में, उस केस में जो आर का वैल्यू होता है 0.0831। अगर प्रेशर आप लोगे पास्कल में, पास्कल इस हो गया एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट्स में अगर हम बात कर रहे हैं पास्कल में, वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब और टेम्परेचर होगा किस में, आपका केल्विन में, उस केस में आर का वैल्यू होता है 8.314। तो आपका आर का वैल्यू कब लेना है आपको समझा दिए। ठीक है, तो ये आपको सिस्टम याद होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रेशर एटीएम, वॉल्यूम लीटर और टेम्परेचर केल्विन में हो तो आर का वैल्यू लेना आपको 0.0821। प्रेशर अगर बार में लोगे, वॉल्यूम लीटर में होगा, टेम्परेचर केल्विन में लोगे, तो आपको आर का वैल्यू पुट करना 0.0831। पास यानी ऐसा अगर आप सारे वैल्यू को ऐसा ही पुट करते हो, सारे वैल्यू को ऐसा यूनिट से पुट करते हो, तो पी अगर पास्कल होगा, वी और मीटर क्यूब में होगा टेम्परेचर, और टी और केल्विन में होगा, तो आपका जो आर का वैल्यू होगा ये होगा 8.314। ये होगा आपका आर का वैल्यू होगा 8.314। ठीक, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये समझ में आप लोगों को। और इसमें इस एड ऑन क्या कर रहे हैं, जो प्रेशर का अलग अलग यूनिट्स दिया जाता है, तो आपको डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आपको प्रेशर का डिफरेंट यूनिट में पता होना चाहिए। तो क्या होता है, एटीएम होता है, कभी कभी इसको बार बोलते हैं, कभी कभी पास्कल बोला जाता है। प्रेशर को पास्कल में देख सकते हो आप। एक होता है सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और एक होता है टॉर, एक होता है टॉर। तो ये सारे डिफरेंट यूनिट्स है। अब इन सब में रिलेशन क्या होता है ध्यान देना, तो ध्यान देना 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.01 वार, 1.01 बार। ठीक है, और आपको ध्यान देना है जो एटीएम होता है 1 एटीएम इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ मरकरी, mm ऑफ मरकरी। ठीक है, या बोल सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक, अब ध्यान देना जो mm ऑफ मरकरी होता है, इसके बदले हम लिख सकते हैं टॉर, इसी को हम बोलते हैं टॉर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 760 टॉर। तो ये आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए कि 1 एटीएम को आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना, आपको पता है कि 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। 1 बार इक्वल टू होगा 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो 1 बार में 10⁵ पास्कल होगा, तो इसका मतलब अगर एटीएम को हम पास्कल में चेंज करते तो क्या हो जाएगा, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। तो इतने तरीके से हम प्रेशर को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप ध्यान देना, आपको वॉल्यूम का भी लिंक समझ में आना चाहिए। तो आप बोलते हैं वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में क्या होता है जी, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 1000 लीटर होगा। क्या होगा, 1000 लीटर होगा। ठीक, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 1 ml, 1 ml। ठीक है, देखिए आपका वॉल्यूम का यूनिट्स में रिलेशन समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा यूज होता है कभी कभी। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहते हैं हम,
जो आर का वैल्यू होता है, तो आर का वैल्यू क्या होता है 8.31 कब होता है, जब एसआई में होता है, जब एसआई में होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो एसआई का जो वैल्यू होता है, एसआई का वैल्यू तो आर का क्या होता है 8.314 होता है। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आप एनर्जी मेजर करते हो, कभी कभी एनर्जी के फॉर्मूला में आर होता है। ठीक है, तो अगर आपकी एनर्जी के फॉर्मूला में अगर आर रहेगा ना, आप एनर्जी निकाल रहे हो और इसके फॉर्मूला में अगर आर होगा, आर कहीं होगा, तो एनर्जी अगर जूल में निकाल रहे हो, जूल क्या होता है सही, उस केस में जो आर का वैल्यू होता है, उस केस में आर का वैल्यू को पुट करना। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, एनर्जी को हम निकालते हैं कैलोरी में, और एनर्जी कैलोरी निकालो, उस केस में जो आर का वैल्यू पुट करोगे, तो पुट करना और 1.98 और ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है 2। तो कभी कभी अगर एनर्जी कैलोरी में रहेगा और हमको आर का वैल्यू डालना है कैलोरी में निकालने के लिए, तो उसके उसमें डालेंगे वैल्यू यूज करेंगे 1.98 या फिर ऑलमोस्ट 2 यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये रहा। तो हम लोग को ये आइडियल गैस इक्वेशन में कब क्या पुट करना समझ में आ चुका है। ठीक है, अब इसमें बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग। तो ध्यान देना, आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल, यहाँ पे 4 वेरिएबल है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि प्रेशर अगर 1 atm होगा, ठीक है, जो वॉल्यूम का वैल्यू है वो 0.0821 लीटर लेते हैं मान लेते हैं, और टेम्परेचर ले लेते हैं 1000 केल्विन। तो आपको मोल पता करना है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं हम प्रेशर को ले रहे हैं 0.0831 बार लेते हैं। ठीक है, आपका वॉल्यूम ले लिया गया है, वॉल्यूम ले लिया गया 1000 लीटर, और टेम्परेचर है मान लेते हैं 200 केल्विन, या मान लेते हैं टेम्परेचर छोड़ दे, आपको टेम्परेचर निकालना है मान लेते हैं। और जो का मोल है तो 5 मोल है, 5 मोल है। तो आप यहाँ पे टेम्परेचर पता करोगे। थर्ड क्वेश्चन है, अब वॉल्यूम ले रहे हैं 0.0831 लीटर, प्रेशर पता करना आपको बार में पता करना प्रेशर, और आपको टेम्परेचर लिया, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस है, और आपका जो मोल है, मोल मान लेते हैं 1/3 मोल आपके पास। तो उस केस में आपको प्रेशर निकालना है। ठीक है, बार में प्रेशर निकालना है बार में। चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, हम चौथा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रेशर है 100 बार, वॉल्यूम नहीं पता हमको, टेम्परेचर लेते हैं मान लेते हैं हम लोग। तो टेम्परेचर लिया गया है 831 केल्विन। ठीक है, 831 केल्विन क्या लिया गया है, तो आपका एक सेकंड, आपका जो टेम्परेचर है, एक सेकंड, टेम्परेचर को ले लो आप, 827 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 827 से बेटर रहेगा, आप यहाँ पे लिख लो इसको 727 कर दें, तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया आपका टेम्परेचर। ठीक है, और मोल मानते हैं 1, उस केस में निकाल का वॉल्यूम। और फिफ्थ केस ले रहे हैं कि अगर प्रेशर होगा 1 atm, आपको वॉल्यूम पता करना है किसमें, लीटर में पता कर ले। ठीक है, टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, और गैस का मोल 1 है, उस केस में वॉल्यूम पता कर। ठीक है, इस पांचों क्वेश्चन को फटाफट खत्म करेंगे आप लोग। सर फर्स्ट 100 मोल, सर 100 0.001 मोल फर्स्ट का। 0.831। ध्यान देना क्वेश्चन, अगर 1 को देखते हैं तो 1 में आंसर क्या होगा, चलो तो आपका 1, आपको सिंपली क्या करना है, आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करना है। इसमें आपको आर का वैल्यू क्या पुट करना समझ में आता है हर केस में। ठीक है, तो एटीएम रहेगा तो इसमें आर का वैल्यू क्या पुट करते हैं, एटीएम में 0.0821 पुट करते हैं हम लोग। ठीक, तो अब इस इक्वेशन वैल्यूज को पुट करना है और एक के वैल्यू को निकालना है, इतना ही काम था। तो आपको डाटा बहुत हम सिंपल दिया कैलकुलेशन करने के लिए।
तो पहले वाले में क्या है, क्योंकि ये वॉल्यूम जो है ये आर के साथ कैंसिल कर जाएगा, तो वॉल्यूम और आर कैंसिल कर गया क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम दिख रहा है हमको मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो प्रेशर देखेंगे तो आपका निकालना मोल, तो आपका वॉल्यूम आर कैंसिल हो गया तो मोल क्या हो जाएगा, तो पी बाई टी, तो पी 180 है और टी क्या 1000 केल्विन, तो इसका आंसर होगा 10⁻³ मोल। ये हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, आपका बार में लिया हो तो आर का वैल्यू बार में क्या होता है 0.031, तो जो प्रेशर का वैल्यू जो आर का वैल्यू कैंसिल कर जाएगा, पी और आर कैंसिल करेगा, तो इसमें जो वॉल्यूम है 1000 लीटर है, मोल है 5 है, तो आपको टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम को डिवाइड करने किससे, मोल से, तो आ जाएगा 200 केल्विन आ जाएगा, 200 केल्विन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में ध्यान देना, थर्ड में आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में इसको केल्विन में चेंज करते, केल्विन में कितना होगा ये चीज, 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक, जो वॉल्यूम का वैल्यू है और जो आर का वैल्यू है कैंसिल कर जाएगा, क्योंकि आपको प्रेशर बार में निकालना है, तो वॉल्यूम आर कैंसिल कर जाएगा, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम आर कैंसिल कर गया और आपका मोल इंटू टी क्या होगा 100 हो जाएगा, 300 इंटू 1/3 क्या होगा 100, तो आपका अल्टीमेटली निकालना है क्या, मेरे को प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, तो जो अब वॉल्यूम आर कैंसिल कर गया है और एन और टी का मल्टीप्लिकेशन क्या 100 है, तो ये आपका ये हो जाएगा 100 बार, थर्ड का आंसर होगा 100 बार। फोर्थ में बात करते हैं, तो फोर्थ में 100 बार यहाँ पे है, इस केस में देखोगे तो इस टेम्परेचर को चेंज करो किसमें, केल्विन में, तो कितना हो जाएगा 1000 केल्विन, तो 1000 केल्विन, तो अब इसको जब पुट करोगे तो इसमें आर का वैल्यू क्या होगा 0.0831, तो 0.031 में अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होगा 10, क्योंकि 100 बार और 1000 केल्विन में डिवाइड करोगे तो 10 बचेगा, और 10 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 0.0831, तो क्या होगा वैल्यू हो जाएगा 0.831 आ जाएगा, यानी इतना लीटर होगा आंसर। इसको बना के मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, देखो आपको अप्लाई करना तो पीवी क्लोरिनेटी, मोल क्या दिया हुआ था, मोल 1 दिया हुआ है, क्योंकि प्रेशर किस में लिया हुआ था, प्रेशर बार में लिया हुआ है, तो बार में मतलब क्या होगा, आर का वैल्यू लेना 0.031, टेम्परेचर होगा 1000, प्रेशर होगा 100, अब भी निकालना है, तो यहाँ से काटो, 10 में कटेगा, तो 10 मल्टीप्लाई करके क्या होगा आंसर 0.831 होगा, 0.831 होगा। ठीक, तो आपका क्वेश्चन फोर्थ हो गया। फिफ्थ का बात करते हैं तो फिफ्थ का जो है ध्यान देना, फिफ्थ में देखो 1 atm है और टेम्परेचर इतना दिया होता है और मोल इतना दिया होता है, एसटीपी कंडीशन है, एसटीपी कंडीशन का वॉल्यूम कितना आएगा, तो ऑब्वियसली आप निकालना, तो यहाँ से 22.4 आ जाएगा, आप इसमें इस फॉर्मूला यूज करना और वैल्यूज को पुट करो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो इस केस में एसटीपी कंडीशन यानी पी को पुट करो 1 atm और वी को पुट करो, और सॉरी टी को पुट करो 273 केल्विन, तो अपने आप को जो वॉल्यूम है निकल के आ जाएगा, और मोल को पुट करो 1, तो 20.4 आ जाएगा। ठीक है, बच्चों लोग आप लोग का आइडियल गैस इक्वेशन का एप्लीकेशन क्लियर हो चुका है। ठीक है, उसको अप्लाई क्या करना है, तो आप लोग समझ आ चुका है कि यार गैसेस कभी कोई भी कंडीशन में दिया रहेगा, तो अगर वॉल्यूम या मोल या आपको प्रेशर या टेम्परेचर पता करना है, तो अगर बाकी 3 वेरिएबल को पता रहेगा, यानी को पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से कोई भी एक 3 चीज पता रहेगा, तो चौथा आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। अब ध्यान देना, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक अपना, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, तो एक टॉपिक होता है मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास, the calculation of molar mass of mixture। मिक्सचर जब मतलब दो, जब भी सिस्टम में मोर देन 1 कंपोनेंट अगर होगा तो उसमें क्या करेंगे। ठीक है, the calculation of molar mass of mixture। ठीक, या फिर इसको हम बोलते हैं एवरेज मास, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मास। तो जाना ना, इसमें केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स ज्यादा है। जैसे अगर मान ले आपके सिस्टम में, ठीक है, अगर आपके पास ए रहेगा, बी रहेगा और सी रहेगा, बोलेंगे इसका एवरेज मास क्या होगा, तो आप कैसे क्या करते हो जी, आप ए के मास को ऐड, ए का मास, ठीक है, ए का वेट प्लस बी का वेट प्लस सी का वेट ऐड कर लेते हो, डिवाइड बाय 3,
ये हो गया आपका एवरेज मास, ये हो गया आपका एवरेज मास। इसी में अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ हो, ए का नंबर 3 हो, ए का नंबर 3 हो, बी का नंबर 4 हो और सी का नंबर 5 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो सी का नंबर मान लेते हैं 6 है, 6 है, या उसको कर लेते हैं, बेटर रहेगा इसको 7 कर लो या 8 कर लेते हैं, मान लेते हैं 8 कर लेते हैं। तो सी 8 है अपने पास। अभी इसका बोलेंगे इसका एवरेज मास कैसे निकालोगे, तो इसका मास एवरेज क्या निकलेगा जी। तो मास एवरेज के लिए अगर हम सोचेंगे तो ध्यान देना, तो मास एवरेज में क्या होगा, 3 इंटू मास ऑफ ए, यानी ए का मास 3 बार आएगा, ए का मास 3 बार आएगा, प्लस बी का मास कितना बार आएगा, 4 बार, 4 इंटू मास ऑफ बी और प्लस 8 इंटू मास ऑफ सी। तो अल्टीमेटली सिस्टम को टोटल मास को जोड़ लिए, ए का, बी का, सी का जोड़ लिए बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर कितना होगा 15, ये होगा आपका एवरेज मास, ये होगा आपका एवरेज मास। यही लॉजिक अप्लाई करना है मिक्सचर में, यही लॉजिक अप्लाई करना मिक्सचर में, ध्यान देना। अगर बात तो अब जो होता है यहाँ पे जो नंबर्स होता है ना, तो केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में नंबर इक्वल टू क्या था, मोल होता है। तो केमिस्ट्री में जो नंबर होता है उसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिस्ट्री में नंबर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, मोल के इक्विवेलेंट होता है, ठीक। तो अगर अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, तो फिर से मैं टॉपिक लिख रहा हूँ एवरेज मास, हमको एवरेज मास निकालना है, एवरेज मास ऑफ सिस्टम निकालना है, और इसको बोलते हैं हम लोग मोलर मास ऑफ सिस्टम या मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो मान लेते हैं कि पास सिस्टम है, सिस्टम में आपके पास 3 कंपोनेंट है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। सिस्टम में 3 कंपोनेंट है और तीनों कंपोनेंट का मोल निकाल के दिया हुआ है, नहीं दिएगा तो निकाल लेना। इसका मोल ए है, एन है, इसका मोल एन बी है और इसका मोल एन सी है। और तीनों का मोलोमास को पता है, ए का मोलोमास है एम ए है, बी का मोलोमास एम बी है और सी का मोलोमास एम एम सी, ठीक। अब ध्यान देना, अगर बात करते हैं इनका एवरेज मास के लिए, तो एवरेज मास का बहुत सिंपल तरीका है, यानी मोल, या तो इसका होगा मोल मास एवरेज, या इसको बोलोगे मोल मास ऑफ मिक्सचर, सेम ही चीज है, दोनों चीज। तो दोनों को निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान देना। तो उसको निकालने का तरीका यह होगा कि टोटल वेट बाय टोटल नंबर, टोटल वेट बाय टोटल नंबर। तो टोटल वेट बाय टोटल नंबर का मतलब क्या होता है, मोल, सारे मोल का सम, क्योंकि केमिस्ट्री का नंबर क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। तो इस सिस्टम का हम बात करते हैं टोटल मोल का, टोटल वेट का क्या होगा, तो वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी, और टोटल मोल क्या होगा, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो इसका रेशियो निकालना, मेरे को इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। अब ना वेट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो आपको चूंकि मोल ऑफ ए पता है, तो वेट ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ ए इंटू मोल मास ऑफ ए, ये होगा वेट ऑफ ए। मोल मोल ऑफ बी, वेट ऑफ बी कैसे निकलेगा, वेट ऑफ बी क्या होगा, मोल ऑफ बी इंटू मोल मास ऑफ बी। सिमिलरली वेट ऑफ सी कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ सी इंटू मोल मास ऑफ सी, ये ऐसे निकालना आपको, इस तरह से आपको निकालना है। इसको अगर फॉर्मूला में क्लब कर दें तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मोल मास जो एवरेज था, या इसको बोल सकते हैं मोल मास ऑफ मिक्सचर, मोल मास ऑफ मिक्सचर, ये क्या हो गया, तो मोल ऑफ ए इंटू मोल मास ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी इंटू मोल मास ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी इंटू मोल मास ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल। ये किसका बात कर रहे हैं, जब सिस्टम ए बी सी से बना हो और इनका मोल एन ए हो, एन बी हो, एन सी हो, इसके लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक टर्म होता है मोल फ्रैक्शन, एक टर्म होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अभी बस आपको डिफाइन कर देता हूं मैं। तो मान लेते हैं कि अगर सिस्टम में ए का मोल अगर एन ए होगा, बी का मोल एन बी होगा,
और सी का मोल मात्रा एनसी होगा। तो अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन का, तो मोल फ्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं ध्यान देना। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स। तो एक्स ए मतलब ए का मोल फ्रैक्शन। ए क्या होता है, तो मोल ऑफ ए बाय टोटल मोल, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे लिखा जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, मोल ऑफ बी बाय टोटल मोल। और मोल ऑफ सी क्या होगा, तो मोल ऑफ सी बाय टोटल मोल, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। जिस सिस्टम में 3 कंपोनेंट है, तो सारे सिस्टम के मोल फ्रैक्शन का सम होता है 1। यानी यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी का सम क्या होगा 1। तो जितना भी कंपोनेंट सिस्टम में होगा, सारे का अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है 1 होता है हमेशा। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला निकाल चुके हैं, आपके एवरेज मास का फॉर्मूला निकल चुका है। ऐसे निकालना होता है हमको, ऐसे हमको निकालना होता है। इसमें एक और तरीका से आप निकाल सकते हैं मोलर मास एवरेज। तो मोलर मास जो एवरेज होता है, एक और तरीके से क्या निकल सकता है, तो एक्स ए इंटू एम ए प्लस एक्स बी इंटू एम बी प्लस तो हम बात क्या करें, चलो हम अगर मान लेते हैं कि ए बी सी सिस्टम था, इसका एवरेज मास हम लिख चुके थे ऑलरेडी। क्या था आपका, मोल ऑफ ए इंटू एम ए प्लस मोल ऑफ बी इंटू एम बी प्लस मोल ऑफ सी इंटू एम सी बाई टोटल मोल। ये पहला फॉर्मूला होगा अपने पास। इसमें एक और चीज सोच सकते हो कि मोल ऑफ ए को जब टोटल मोल से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू एम ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू एम बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू एम सी। ठीक है। तो ये भी होगा आपका एवरेज मास, यानी मिश्र के मास का फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं। तो कभी कभी जब भी 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंटों का सिस्टम है, आपको और बोलेगा मोलर मास निकालो, इसका मतलब डायरेक्टली आपको बोल रहा है कि आप एवरेज मास निकालो। ठीक है। सिंपल सा ये है, जब भी कंपोनेंट 2 या 2 से ज्यादा होगा, तो आपको जब बोलेगा कि मोलर मास निकालो सिस्टम का, मतलब आपसे बोल क्या रहा है, आप उसका एवरेज मास निकालो, आप उसका एवरेज मास निकालो, उसका फॉर्मूला दिया आपको। ठीक। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, तो ध्यान देना। तो बोल रहा मैं कि फाइंड मोलर मास ऑफ मिक्सचर और एवरेज मास। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके साथ है कि सिस्टम में CH4 है, H2 है और O2 है, सबका एक एक मोल है, 1 मोल 1 मोल और 1 मोल। जो सेकंड क्वेश्चन है, सिस्टम में हीलियम है, O2 है, ठीक है, H2 है, CH4 है, इसका मोल 2 मोल लिया गया है, इसका भी 2 मोल है, इसका 10 मोल है और इसका 5 मोल है। तो सॉरी 6 मोल कर देते हैं, 6 मोल है इसका। ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है। थर्ड में क्या बोला गया है कि O2 लिया गया 64 ग्राम, CH4 लिया गया है 32 ग्राम। ठीक है। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिया गया है 2 मोल। इस केस में आपका एवरेज मास क्या होगा, इस केस में आपका एवरेज मास क्या होगा, तो तीनों का आपको आंसर निकालना है फास्ट। बच्चों मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आपको इन तीनों केसेस का आपको एवरेज मास पता करना है, या फिर पता करना है मोलर मास ऑफ मिक्सचर। क्या केस है, तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि CH4 का 1 मोल है, H2 का 1 मोल है और O2 का 1 मोल है। इस सिस्टम का आपको मोलर मास पता करना है। क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है कि हीलियम का 6 मोल है, हीलियम का 6 मोल है, ठीक, H2 का 10 मोल है, CH4 2 मोल है और O2 2 मोल है। इस केस में आपको सिस्टम का मोलर मास पता करना है। O2 अगले थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि O2 का 64 ग्राम है, CH4 32 ग्राम है और H2 का 22 मोल है, H2 का 2 मोल है। इस सिस्टम का आपको एवरेज मास पता करना है। ठीक है।
क्वेश्चन क्लियर आप लोग को, आप सॉल्व करेंगे आप लोग। तो बच्चों लोग जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, सारे का मास को जोड़ दो। तो 1 मोल का मास कितना होगा, ऐसा 16 होगा। इसका मास कितना होगा, 2 होगा। इसका मास 32 होगा। तो टोटल मास कितना, 50। तो आंसर होगा 50/3। सेकंड में सारे का मास निकालो पहले। तो सारे का मास कितना होगा, हीलियम का कितना, 24, O2 कितना, 64, H2 कितना, 20, और CH4 कितना होगा, तो 32 होगा। तो 64 पर 32 कितना, 96 होगा। 96 प्लस 24 कितना होगा, 120, और 120 प्लस 20 कितना, 140। तो 140 बाई टोटल मोल को जोड़ लो। तो 222, तो यहाँ पे 2 4 मोल होगा, और 6 10 और 10 20 मोल होगा। तो 140/20, यहाँ से क्या, इसका आंसर क्या होगा, तो 7। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन आंसर। सर आपने जो हीलियम का जो मोल दिया है वो 6 है या 8 है? 6 है, 6 है वो। आपने फर्स्ट 8 लिखा था क्या? नहीं, 6 लिख नहीं पाया था। ठीक है, आप 8 निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपको से मतलब नहीं, मुझे प्रोसेस से मतलब है। ठीक है, तो प्रोसेस आप 8 लो 6 लो, प्रोसेस तो सेम रहेगा ना, आंसर वेरिएशन हो सकता है मे बी। ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या बोला गया, तो थर्ड में चूंकि O2 का वेट ऑलरेडी दिया हुआ, तो हम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों को जोड़ लेंगे, वेट को, वेट तो दिया ही हुआ है, तो 96 हो गया। और H2 का वेट निकाल लेते हैं। तो H2 का वेट कितना होगा, तो 2 मोल का 4 होगा। 2 मोल का 4 होगा तो कितना होगा, 96 + 4 100। इसमें टोटल वेट कितना, 100 है, बाई टोटल मोल होगा। तो टोटल मोल निकालते हैं। H2 का 2 मोल है, CH4 का मोल कितना होगा, तो इसका 2 मोल होगा, और O2 का मोल कितना होगा, भी 2 होगा। तो 2 2 4 और 2 6, 6 मोल आपके पास है। तो 100/6 यानी क्या होगा, 50/3। इसका मास यानी फर्स्ट एंड थर्ड का क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। फर्स्ट एंड थर्ड का आंसर सेम रहेगा। ठीक है, Yes, sir. तो बच्चों लोग अब हम निकालते हैं, आपको निकालना मोलर मास ऑफ एयर। फाइंड मोलर मास ऑफ एयर। तो इसमें 2 केस मानना, एज्यूमिंग N2O2 80% and 20% एज वॉल्यूम और मोल, यानी वॉल्यूम परसेंट या मोल परसेंट दिया हुआ है 80 and 20। ठीक है, और अगला केस लेंगे जब N2 और O2 का 80% और 20% होता है एच ए वेट परसेंट। तो 2 अलग केस में निकालेंगे, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एयर। तो और वॉल्यूम परसेंट होगा और मोल परसेंट होगा 80-20 का, तो क्या होगा, और वेट परसेंट लेंगे तो क्या होगा। अब ध्यान देना, एक्यूरेट होता है क्योंकि आपका जो ये होता है करेक्ट, मतलब एयर जो होता है, एयर ऐसा ही होता है। एयर में 20-80% जो होता है रेशियो होता है वॉल्यूम का या मोल का होता है। ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वेट लेंगे तो क्या होगा, आंसर सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा, वो हमको जानना है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हम लोग को आंसर बताओ फास्ट। बच्चों लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं हम लोग। तो अगर मान लेते हैं कि टोटल अगर 100 मोल होगा, टोटल अगर एयर का 100 मोल होगा, तो 100 में से 80 मोल किसका होगा, 80 मोल होगा N2, और 20 मोल क्या होगा, O2 का। तो अगर हम एयर को 100 मोल मान रहे हैं, उस केस में आप ऐसे सोच सकते हो। तो इसमें जो इसका मास होगा एयर का इस केस में, तो क्या होगा, N2 का मास टोटल निकाल लो। तो 80 × 28 N2 हो गया, प्लस क्या होगा 20 × 32 यानी O2 का मोलर मास डिवाइडेड बाई टोटल मोल कितना 100 होगा। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28.8 आ जाएगा। ठीक है, आपका एयर जो होता है लॉजिकली परसेंट वॉल्यूम में ही रेशियो होता है, और इस मास को याद करना है। कभी कभी ये मास हम डायरेक्टली यूज करेंगे, तो आप लोग को एयर का मोल मास याद रखना है। ठीक है, यानी हम अगर हम एयर यूज करते हैं तो डायरेक्टली आपको एयर का मोल मास अगर पूछते हैं फ्यूचर में कभी, तो बोलना कि 28.8 होता है। तो ये वैल्यू को आपको याद रखना है। ठीक है, बार बार निकालेंगे नहीं हम लोग। ठीक, अब ध्यान रहा, अगर बात करते हैं सेकंड केस का, तो सेकंड केस में क्या बोला गया, सेकंड केस में बोला गया है कि इसमें N2 80% है 20 और O2 20% बाई वेट है। तो अगर मान लेते हैं कि एयर जो है, अगर एयर का आप 100 ग्राम लोगे, तो इस 100 ग्राम में से N2 होगा 80 ग्राम, और जो O2 होगा
जो O2 होगा, O2 होगा 20 ग्राम। 30 ग्राम में सब मोल निकाले तो N2 का मोल कितना हो जाएगा जी? तो ये हो जाएगा 80/28 और इसका मोल कितना हो जाएगा? 20/32 हो जाएगा। तो मोल निकाल लिए। तो इसका एवरेज इसका एयर, इस केस में एयर का मास क्या होगा? तो इसमें टोटल वेट कितना है? 100 दिया हुआ है। टोटल वेट दिया हुआ 100 बाई टोटल मोल क्या होगा? तो 80/28 और प्लस 20/32। जब इसको निकालोगे तो इसका भी आंसर ऑलमोस्ट 28.8 ही आएगा। यानी आंसर में इसमें कोई चेंज ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 28.7 होगा या 20.8 होगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, एक बार इसका आप आंसर निकाल के चेक करना, तो आपको ऑलमोस्ट इसमें कोई चेंज नहीं दिखेगा, मतलब 28.8 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों आ रहा है समझो ध्यान से। दोनों का आंसर में कोई चेंज नहीं होने का लॉजिक समझोगे आप ध्यान से। पहले देखो यहाँ पे जब भी मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते थे एवरेज का लॉजिक समझना। तो मान लेते हैं कि एवरेज मतलब ए था और मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ठीक, तो ए का मास अगर मान लेते हैं कि इसका 90 kg है और बी का मास अगर मान लेते हैं कि 100 kg है, तो इन दोनों का एवरेज मास हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। जो मास एवरेज होता है, ये मास एवरेज जो निकालते हैं वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करता है। अगर ए का नंबर बढ़ाओगे और बी का नंबर घटाओ, मतलब ए का नंबर मान लेते हैं ए का नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 जो भी करेंगे, तो जो दो कंपोनेंट है आपका एवरेज हमेशा दो कंपोनेंट के बीच में रहेगा। आपका एवरेज मास कभी भी बी को क्रॉस नहीं करेगा और नहीं ए को, ए के नीचे आएगा। अगर आप ए और बी का नंबर को चेंज भी करोगे तभी आपका वैल्यू इसके पास ही रहेगा। अगर दोनों का नंबर इक्वल होगा, यानी दोनों का ए और बी का नंबर बराबर होगा, तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ए और बी अगर बराबर है तो एवरेज मास बीच में लाई करेगा। उस केस में 90 है और 100 है, तो आपका जो मास एवरेज होगा बीच में लाई करेगा, यानी 95 के पास पहुंचेगा। ठीक है, ये हो गया एवरेज मास। अगर जिसका नंबर ज़्यादा होगा, मान लेते हैं ए का नंबर ज़्यादा है, तो ए का नंबर ज़्यादा होगा, अरे ए ग्रेटर देन बी होगा, तो आपका एवरेज मास यहाँ पर लाई करेगा, यानी इस एरिया, इस जोन में लाई करेगा। 90 का जोन है और 95 का 100 का जोन है, तो इस केस में आपका मास कहीं यहाँ लाई करेगा। और अगर बी का नंबर ज़्यादा होगा ए से, तो मास आपका कहीं यहाँ लाई करेगा 95 से 100 के रेंज में। ठीक है, यानी जितना बी बढ़ेगा उतना ही मास 100 के पास पहुंचना चाहेगा, और जितना ए बढ़ेगा उतना ही मास क्या 90 के पास पहुंचना चाहेगा। तो ये मैथ का लॉजिक में बात कर रहे हैं, मैथ्स का लॉजिक में बात कर रहे हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं कि ए और बी का मास बराबर कर दे, ए और बी का मास अगर बराबर होते जाएगा तो आपका जो एवरेज मास भी क्या होगा, वो भी सेम आएगा। अगर मास ऑफ ए और मास ऑफ बी बराबर कर दे, इसका मतलब एवरेज मास भी क्या होगा, दोनों का वही मास सेम रहेगा, ए और बी का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, N2 का मास होता है 28 और O2 का मास होता है 32, तो आपका एवरेज मास इसके बीच में लाई करेगा। इसमें ज़्यादा किसका नंबर है तो ध्यान देना, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो 80 ग्राम N2 था, तो ऑलमोस्ट क्या है 2 से 3 मोल N2 है और बहुत कम मोल है, 1 से कम मोल है O2 का। तो नंबर ज़्यादा किसका N2 का है, तो आपका ऑब्वियसली अगर दोनों का मोल बराबर होता तो एवरेज मास बीच में होता 30 होता, लेकिन चूंकि N2 ज़्यादा है तो आपका जो सिस्टम N2 तक टिल्ट करेगा। तो N2 तक टिल्ट करेगा तो इसका आंसर देखना 28, क्योंकि दोनों का मास सिमिलर है, दोनों मास सिमिलर है, इसलिए क्या होगा जो आप नंबर में जो निकाले हो ना, जैसे देखो अब जो मोल वाले में आंसर निकाले थे, मोल वॉल्यूम वाले में, वही आंसर वेट वाले में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों का मास बहुत क्लोज है, N2 का मास और O2 का मास बहुत क्लोज है, इस चक्कर में आपका आंसर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप परसेंट वेट से निकाले या परसेंट मोल से निकाले, आपका आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको देते हैं हम, कि आपको अगर बोल रहे हैं कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे लिए, जिसमें एक सिस्टम में O2 है और H2 है, O2 है H2 है, तो एक को बोला गया कि 50% O2 है और 50% H2 है बाई वॉल्यूम या मोल बोल लो, तो इसका आपका मास एवरेज क्या होगा। और एक केस में क्या बोला गया कि 50% O2 है यानी 50% क्या है H2 है बाई वेट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मास एवरेज क्या होगा, आप यहाँ निकालो चेक करो तो आपको दिखेगा, आपको आंसर में काफी ज्यादा डेविएशन दिखेगा। जैसे N2 वाले केस में क्या है, N2 O2 में डिविजन आपको नहीं दिखा, लेकिन यहाँ आपको डिविजन दिखेगा। आप एक बार इसको निकाल के चेक करो बच्चों लोग, ध्यान से इसको देखना। आपको
तो पहले केस का मैं बना रहा हूँ, तो अगर मान लेते हैं कि दोनों का मोल अगर 50-50% है, तो आपको एवरेज मास निकालना है, आपको एवरेज मास निकालना है। तो ध्यान देना, तो अगर मान लेते हैं कि टोटल मोल 100 लेते हैं, तो 100 में से 50 होगा O2, 50 होगा N2 का, H2 का, तो दोनों का नंबर इक्वल है, तो आप निकाल लो। ये आपको लॉजिकली आपको पता है कि O2 का मास होता है 32 ग्राम और H2 का मास होता है 2 ग्राम, तो आपको पता है कि नंबर अगर बराबर होता है तो एवरेज मास बीच में लाई करता है। बीच में मतलब, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि आंसर क्या होगा, 17 होगा। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना, तो मैथमेटिक्स का लॉजिक आपको पता है, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों के मास के बीच में लाई करेगा, क्योंकि नंबर दोनों का बराबर है। 50% H2O2 एंड 50% H2 का मतलब दोनों का नंबर इक्वल है, तो इक्वल में जो मोलर मास होगा दोनों मास के बीच में, एग्जैक्ट बीच में लाई करता है, तो बीच में बता दिया आपको आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, या तो नहीं है तो आपको क्या करोगे, टोटल मोल को 100 मान लो, तो 100 में से O2 होगा, टोटल मोल अगर 100 होगा तो O2 कितना होगा 50 और H2 कितना 50 होगा, इसका एवरेज मास क्या होगा, तो 50 इंटू 32 प्लस 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। अब देखना आपका आंसर सेम आएगा, आपका आंसर देखोगे सेम आएगा। ठीक है, सर सेकंड ये वाला तो मोस्टली इक्वल है, पर जब अनइक्वल होगा जैसे कि फर्स्ट वाले केस में, तब हम बिना कोई इक्वेशन, मतलब कोई भी इक्वेशन ना करके कैसे मतलब सडन से वो आंसर निकाल पाएंगे। सडन से आंसर कैसे निकाल पाएंगे, हाँ, चलो इसका एग्जांपल बताते हैं एक आपको। ठीक है, आप मेरे को बोलो कि को आपको अगर हमको मोलर मास याद नहीं है और हम इक्वेशन भी नहीं अरे करने के लिए, मोलोमास याद, तो मोलोमास तो पता होना चाहिए जी, वो तो मतलब आपने जो बताया मोलर मास ऑफ एयर, वो हमको याद नहीं है, तो और क्वेश्चन हमको और क्वेश्चन हमको बिना इक्वेशन करके क्वेश्चन आंसर सॉल्व सही नहीं होगा लगाना है। आपसे, अगर मोलोमास याद नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे आप। मोलोमास तो पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, अब बिना, अब बोलोगे O2 का मास क्या पता ही नहीं, तो अब एवरेज कैसे निकालोगे किसी का। तो अगर आपको मोलर मास याद नहीं है, या क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया होगा, या गिवन दिया हो तो ठीक है, गिवन नहीं दिया हो तो आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे। पहला पॉइंट। सर हम वो क्वेश्चंस को कोई शॉर्टकट से नहीं कर सकते अरे क्या? बाबा, जब तक तुमको मोनोमास ही नहीं आया तुम ये निकालोगे, शॉर्टकट का बोलोगे, जब मोनोमास आया तभी तो होगा। अगर मान लेते हैं तीन स्टूडेंट बैठा हुआ है और बोलेंगे इसका मास पता, एवरेज मास पता करो, हम किसी का मास बता ही नहीं तो मास निकाल पाओगे क्या, नहीं सर। किसी रूम में दो सर आदमी। आप जैसे इस कॉन्सेप्ट में 32 और नहीं, सॉरी तो ये 2 तो और, मास पता था मेरे को ना, तब निकाला। 32 पता था, H2 2 ग्राम पता था। हाँ, 32 आपने जैसे उस मिडिल में वो आंसर, हाँ, मिडिल में जो मिडिल में, आपने, हाँ मिडिल में लाने का लॉजिक क्या था कि नंबर बराबर था और हमको दोनों का मास पता था कि इतना हाँ होता है, तभी निकाल पाए। अगर हम O2 का हाँ, हमको मास ही नहीं पता है, तो मास है तो हम मिडिल किसका निकालेंगे, पता ही नहीं रहे मेरे को। आपने जो लॉजिक यहाँ मतलब ये क्या वो लॉजिक को हम पहले वाले केस में लगा सकते हैं क्या? पहले वाले केस में यहाँ पे, लेकिन उसमें हाँ, लगा सकते हो मतलब लगा। ये लॉजिक नहीं लगा, पर और कोई शॉर्टकट देखो मतलब होगा। आपने नहीं, जैसे इसमें मिडिल मिडिल वाले को ये मतलब पहचान लिया, तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं? मेरे बात हमको सुनो, मेरा बात सुनो। हमको मास भी पता है। हाँ मास पता है तो लॉजिक तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब सुनो मेरा बात, आंसर सुनो। अगर आपको दिया हुआ है कि O2 का परसेंट मोल दिया हुआ है, मान लेते हैं O2 का 80 दिया हुआ है और इसका 20 दिया हुआ है। ठीक, आप बोलेंगे इसका हमको बताओ इसका एवरेज मास कहाँ लाई करेगा, तो इसमें ऑब्वियसली O2 का नंबर ज्यादा है, O2 का नंबर ज्यादा है और H2 का नंबर क्या है, कम है, ध्यान है ना। तो इसमें आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर इफ इसका 50-50 होता तो मास एवरेज कहाँ होता, 17 पे। मास एवरेज क्या होता, 17 पे। ठीक कि नहीं। यस सर। अब ध्यान देना, अगर मान ले कि यानी एक O2 और एक एक H2 आता है, तो उसके लिए उसका मास एवरेज होता है 50, मतलब 17 होता है एवरेज मास, इक्वल होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H2 का नंबर 30 से घट रहा है, H2 का नंबर 30 से घटेगा और O2 का नंबर 30 से बढ़ रहा है। तो अब ध्यान देना, अगर अगर एक H2 अगर एक H2 हटता है सिस्टम से, ठीक है, तो नंबर तो सेम ही है, नंबर तो 100 भी है,
तो अगर H2 को हटा के तुम O2 लाते हो, H2 हटा के O2 लाते हो, तो आपका एवरेज मास कितना दूर, कितना आपका मास कितना इंक्रीज होता नेट। अगर आप H2 को हटा के O2 ला रहे हो, यानी आप रिप्लेस क्या करोगे, सिस्टम में से O2 हटा के H2 हटा के O2 ला रहे हो, मतलब 50% किसा को समझ में आता है, 17 होना चाहिए। अब O2 अगर आएगा और H2 हटेगा, तो मतलब कहीं मास आपका इधर लाई करेगा, इस जो में लाई करेगा। अब जेड वैल्यू कैसे याद कर, इसका जेड वैल्यू कैसे निकालते हो, ध्यान देना कि अगर मान लेते हैं कि H2 का 2 ग्राम था, 2 ग्राम को आप रिप्लेस कर रहे हो किससे, तो 32 ग्राम से रिप्लेस करो 2 ग्राम को। तो अब ध्यान देना, 2 को आप रिप्लेस करेंगे 32 से, तो आपका मास में इंक्रीज कितने का होगा। तो एक सेकंड का नंबर, 30। एक सेकंड, अगर मान लेते हैं कि H2 है, ठीक है, तो इसको आप इसको आप ये तो क्या है, इसको आप ऐसा कर, इसको तो आप लॉजिक जो फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अगर लॉजिकली सोचोगे तो लॉजिकली ध्यान देना, लॉजिकली सोचने के लिए थोड़ा सा इसको दिमाग लगाना पड़ेगा। H2 का मास कितना होता है, 2 ग्राम होता है, तो 50 में से अगर आप रिप्लेस करते हो, ध्यान दो, तो आप मान लेते हैं आपके सैंपल में O2 भी था और H2 भी था, तो अगर हम इक्वल मान रहे हैं तो 17 आंसर होता। अगर H2 को हटा के O2 ला लेंगे, तो H2 का नंबर घटेगा और O2 का बढ़ेगा, ठीक है। तो हर O2 आएगा, तो उसके कारण सिस्टम का मास कितना बढ़ेगा बताओ मेरे को। तो हर O2 के आने से आपके सिस्टम में मास का इंक्रीमेंट नेट कितना होने वाला है, तो नेट इंक्रीमेंट होने वाला है 30, क्योंकि 2 तो मान लेते हैं सिस्टम में 2 था, यानी आप H2 को हटा दिए और उसके बदले O2 को डाले। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो H2 का मास से आपका -2 मास घटेगा और +32 ऐड होगा, तो नेट आपका O2 का रिप्लेसमेंट से नेट मास कितना ऐड हो रहा है, 30 ऐड हो रहा है, तो +30 आप ऐड करो हर O2 के लिए, ठीक। तो अगर मान लो कि आप इसमें अगर इस रेशियो में पहुंचते हो, तो आप 30 O2 ऐड किए हो 30 H2 के बदले, तो आपका नेट मास सिस्टम अगर कितना से इंक्रीज हुआ है, तो 30 इंटू 30 चेंज किया, तो 30 इंटू 30, तो हर O2 के लिए 30 मास बढ़ेगा। तो इतना मास नेट इंक्रीज हुआ पहले के रिस्पेक्ट में इतना मास इंक्रीज हुआ है, तो ये टोटल मास कितना हो जाएगा, 900 इंक्रीज हुआ है, और टोटल नंबर तो सेम ही है, टोटल नंबर सेम ही है, तो आपका जो नंबर में कोई चेंज नहीं है, मास में चेंज है, मास में चेंज है। तो मास पहले का जो मास था, ध्यान देना, पहले का जो वेट था, उस वेट पे टोटल नंबर से क्या आंसर आ रहा था, 17 आ रहा था। अब क्या है, पहले वाले वेट में 900 एक्स्ट्रा ऐड किए, बट नंबर तो सेम ही है। तो n/w का वैल्यू कितना था, 17, और प्लस यहाँ पे जो होगा ये एक्स्ट्रा 900/n को हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर कितना भी 100 है, तो 100/9 कितना होगा, 9, यानी पहले वाले एवरेज में आप 9 ऐड कर दोगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 17 + 9 कितना होगा, 28 28, सॉरी 26 26, हाँ ठीक, हाँ 26। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि एक्स्ट्रा मार्जिन जितना गया उसको बस ऐड करने, एवरेज निकालना है उसका, ठीक है, बात समझ में आया। यस सर। ठीक है, इसको आप अब देखो, जब आपके पास 4 ऑप्शन होगा ना, और आसानी सॉल्व हो जाएगा, जब आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें आप बहुत इजीली हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, नो सर। No, sir. No, ठीक। sir. अब ध्यान देना, अगर मानते हैं परसेंट वेट का हम बात कर रहे हैं, परसेंट वेट वाले केस में क्या होगा कि O2 अगर 100 ग्राम का सैंपल होगा, तो सैंपल में क्या है, O2 अगर 50 ग्राम होगा और H2 भी 50 ग्राम होगा, तो सिंपल से इसका नंबर कितना, मोल कितना होगा 25, इसका मोल कितना होगा 50/32, ऑलमोस्ट 2 मोल क्या 1.5 मोल के आसपास है, और H2 25 मोल है, नंबर किससे ज्यादा है, H2 का नंबर ज्यादा है, इसका मतलब जो मेरा एवरेज होगा H2 के मास के पास में होगा, तो आप निकालोगे इसका एवरेज कितना आ रहा है, आप चलो टोटल इतना 100 डिवाइडेड बाई 50/32 प्लस 25, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था जी, ऑलमोस्ट आएगा आपका 28, वैल्यू 26 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगा जी, इसका आंसर कितना है 3.76. 3.76 76 76 चलो ये आ जाएगा।
तो हमको दिख रहा है कि चूंकि H2 का नंबर ज्यादा है तो उसका मास एवरेज मास H2 के पास होगा। ठीक है, इसको ऐसे सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान देना इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो इसका एप्लीकेशन या तो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है ऐसा, इसको अप्लाई किया जाता है, इसका एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन ऑफ, इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट है उसका आइसोटोप्स होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मास मोलर मास of element when its isotope exist। फॉर एग्जाम्पल देना कि कार्बन है तो कार्बन का C12 होता है, कुछ कार्बन C13 के फॉर्म में यूज करता है, कुछ कार्बन C14 के फॉर्म में यूज करता है। और बोला गया जो परसेंटेज है कार्बन का तो 9 जो C12 है उसका 90% होता है, 8% और 2% है। ठीक है, तो बोला गया कार्बन का 12 फॉर्म 13 फॉर्म 14 फॉर्म यानी का 9 का एग्जिस्टेंस का परसेंट दिया हुआ है और परसेंटेज जो है नंबर में है, किसमें है, नंबर में रहता है हमेशा। तो बोला गया कि आपको कार्बन का मोल मास क्या होगा। यार यहाँ पे देखोगे तो कार्बन का मास आप 12 नहीं बोल सकते हो, आपको कार्बन का मास में सारे मास को ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर कार्बन का मास निकालते हैं तो सी का जो मास निकालोगे तो क्या होगा। तो दो तरीका है, दो तरीका क्या है, एज्यूम नंबर ऑफ सी इक्वल टू 100। तो 100 में से C12 कितना होगा जी 90, C13 कितना होगा 8 और C14 कितना होगा 2। तो मास क्या होगा, तो 90 इंटू 12 ये होगा C12 का मास प्लस 13 इंटू 8 13 into 8 प्लस 2 इंटू 14 ये होगा टोटल मास आपका, और बाय टोटल मोल 100। इसका वैल्यू निकाल के देख कितना रहा है। तो ये होगा आपका कार्बन का मास, कितना आ रहा है जी इसका मास, देखो काउंट करके फटाफट। कितना हुआ आंसर, फटाफट रिपोर्ट करें मेरे को। इसका आंसर बचलो आएगा 12.12 ग्राम। तो ये हो गया। इसको निकालने का एक और तरीका हो सकता था, आप लोग क्या करते, अब जो परसेंटेज है ना उसको चेंज कर लो फ्रैक्शन में। इसका फ्रैक्शन क्या 0.9 होगा, इसका फ्रैक्शन 0.08 होगा, एंड फ्रैक्शन क्या 0.02 होगा। अब क्या करना है, सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो उसके मास से। 0.9 इंटू 12, 0.0 इंटू 13 एंड 0.0 इंटू 14 और सबको जोड़ दो। तो यही तो हम लोग सीखे थे ना कि मास एवरेज ऐसे भी निकलता है, मास एवरेज ऐसे भी निकलता है कि मास को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, और उसको ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो 0.9 इंटू 12 प्लस 0.0 इंटू 13 एंड 0.02 इंटू 14। तो इसमें आंसर सेम ही आएगा। तो कार्बन का मास ऐसे भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं, सेम ही आएगा। अल्टीमेटली क्या होता है 100 से नीचे डिवाइड था उसको ऊपर डिवाइड करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो 12.12 ग्राम यहाँ से भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को निकाल सकते हो, इस तरह से आप चीजों को निकाल सकते हो। ठीक है, एलिमेंट जिसका परसेंट दिया रहेगा उसको आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 होगा, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन का जो गिवन दिया हुआ है तो आपको दिख रहा है कि आपका एक 200 ग्राम का है और एक है 199 का है और एक 202 ग्राम का है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ध्यान देना, तो एक है 199 का, एक है 200 का, एक है 202 का है। इसका देखो ध्यान से, तो अगर हम 200 को अगर मीन अगर ध्यान देना, इस अगर मान लेते इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है 200 का, 90 पार्टिकल 200 का है। ठीक है, और 8 पार्टिकल होगा 199 का और 2 पार्टिकल होगा किसका 202 का। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम 200 पे फोकस करते हैं तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जो 202 होगा उसका 2 पार्टिकल है तो उसमें नेट मास कितना ऐड करेगा, 4 मास ऐड करेगा।
ठीक है, इन 4 आगे मूव करेगा, और जो 8 पार्टिकल है वो 8 पार्टिकल 199 को उस इस मास को इधर पीछे पीछे पुल करना चाहता है, कितना -8 से। तो नेट कौन सा पुल ज्यादा है, निगेटिव वाला, यानी आपका जो अल्टीमेटली -4 घटाना चाहता है, किससे 200 से -4 घटाना चाहता है, और टोटल नंबर कितना है, तो टोटल नंबर आपका कितना है 100 नंबर है, तो 100 पार्टिकल में से -0.4 नीचे खिसका तो कितना पॉइंट पर पार्टिकल 0.04 खिसकेगा, यानी का जो एवरेज मास होगा वो 200 से -0.04 पीछे होगा, यानी क्या होगा आपका आंसर होगा 199.96 होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या बोल सकते हो आप, 200 थोड़ा मार्क। दोबारा बोलेंगे? फिर से ध्यान देना, हाँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका ये देखो सिस्टम का मास देखो ध्यान से, इसको मैं चलो बना देता हूँ आपको फिर से। यहाँ पे देखो x का मास है, तो x का मास जो 200 वाला है, 200 वाला कितना है जी, तो 200 वाला 90 है, 199 वाला कितना है, तो 8 है, और जो 202 वाला है वो 2 है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि अब अगर सारा का सारा 90 वाला होता, मतलब 200 वाला होता, तो अगर एरिया मास यहाँ लाई करता 200 पे, यानी 200 पे लाई करता अगर सारा का सारा था, लेकिन हमें दिख रहा है कि सारे में से 2 पार्टिकल है जो 202 वाला है, तो ये 202 वाला में 2 पार्टिकल है, तो हर पार्टिकल कितने से बढ़ाना चाहता है, तो 2 से बढ़ाना चाहता है मास को, तो यहाँ पे नेट कितना होगा +4 का इंक्रीमेंट करना चाहेगा ये चीज, तो 202 जो आएगा वो +4 बढ़ाना चाहता है, और जो 199 है वो 1 घटाना चाहता है, तो 8 है तो 8 कितना घटाना चाहेगा, -8 घटाना चाहेगा, तो ज्यादा बड़ा पुल किसका है, इसका है, तो नेट कितना घटेगा, नेट सिस्टम में -4 घटेगा, नेट तो ही होगा ना, अब -4 घटेगा तो कितने पार्टिकल में, 100 पार्टिकल में, तो पर पार्टिकल कितना घटाओगे, तो 100 बाई -4/100 यानी कितना होगा -0.04, तो 200 जो 200 पॉइंट है मीन पॉइंट है उसमें से -0.4 घटेगा, यानी क्या क्या हो जाएगा 199.96 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर ये आया था। यानी 200 इसका आंसर होगा 200, तो याद है यस सर। तो 199 सर क्यों बोल रहे थे, सर आप जो ओला प्रोसेस किए थे ओला समझ में आ रहा है सर, ये जो लॉजिक वाला समझ में नहीं आ रहा है। लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ा है कि नहीं तुम 10th में, तो वो सब मैथ्स। सर ओला प्रोसेस से हो जा रहा है, ये वाला प्रोसेस थोड़ा समझ में नहीं आ रहा आज सुनो, तो लॉजिक लेके चलना है ना, क्वेश्चन डेली फास्ट सॉल्व करोगे ना, देखो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता है, ध्यान देना, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसका मास उस एवरेज मास वहां रहना चाहेगा, तो अगर देखते हैं कंट्रीब्यूशन ज्यादा किसका है, तो 200 वाले का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर 200 डायरेक्टली बोल देंगे, इसका आंसर डायरेक्टली 200 हो जाएगा, क्लोजेस्ट टू, क्योंकि 90 पार्टिकल 200 वाला है, तो बाकी देखोगे बाकी बहुत क्लोज मास में हल्का फुल्का आगे पीछे खींचेगा, तो अल्टीमेटली 200 के पास ही रहेगा, तो अगर अप्रोक्सीमेट करके एवरेज आओ 200 ही होता है, आंसर 200 डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग, इतना कैलकुलेशन का नीड ही नहीं था। अगर हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना तो हम निकालेंगे लॉजिक। ठीक है, तो पहला लॉजिक ये है कि जिसका पार्टिकल का मास ज्यादा होगा मास उसके पास रहना चाहेगा, तो अगर 90% कॉन्ट्रीब्यूशन 200 से आ रहा है और बाकी का मास बहुत क्लोज है, तो जो 200 है वो लीड करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर 200 के आसपास होगा, तो 200 डायरेक्टली आप आंसर टिक कर सकते थे, बाकी कुछ नहीं जरूरत नहीं था आपको। आपको अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो ध्यान देना, आप ऐसे सोच सकते हो कि यार जो एक्स था, तो एक्स का जो 200 है 199 का जो था वो था 8, 200 जो मास है उसका जो है उसका है 90, और जो 202 है उसका मास कितना है 4 है, तो सॉरी इसका 2 है, नंबर 2 है। अब ध्यान देना, हमें जूम करें कि अगर जो यहाँ पे अगर सारा का सारा 100 पार्टिकल अगर 200 का रहता, मतलब अगर अगर 100 नहीं होता और 200 नहीं होता, तो सारा पार्टिकल 200 होता, तो एवरेज मास वो 200 होना चाहिए था। अब क्या किए, इसमें से कुछ पार्टिकल जो 200 का हटा के अब 202 डाले, तो जो तुम 202 डालोगे वो उसमें अल्टीमेटली कितना एक्स्ट्रा मास वो ऐड करेगा सिस्टम में, नितेश कितना होगा जी, हर 202 पार्टिकल जो ऐड हुआ सिस्टम में वो कितना मास एक्स्ट्रा ऐड करेगा, दो मास एक्स्ट्रा ऐड करेगा कि नहीं, +2। है। यस सर। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल ऐड की तो अल्टीमेटली इसमें कितना होगा +4 होगा, तो +4 बढ़ाना चाहेगा सिस्टम में। ठीक है, और साथ में यहाँ पे 8 पार्टिकल आप ऐड किया ऐसा जो घटाना चाहेगा कितने से, -8 से, यानी 200 जो मिड पॉइंट से ये आगे पीछे का पुल चालू हो गया दोनों का कि नहीं नितेश। ठीक है, आंसर करेंगे फास्ट। ठीक, तो +4 आगे बढ़ना चाहता है -8 घटाना, तो नेट नेट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नेट कॉन्ट्रीब्यूशन इधर इधर की तरफ मूवमेंट होगा -4 से, इन 200 का जो पॉइंट है वो इधर किसके -4 से, तो -4 से खिसक रहा है किसके लिए, 100 पार्टिकल्स के लिए,
तो आपके पास एवरेज, तो आपका 100 पार्टिकल का मास नेट -4 पीछे खिसकेगा, तो पर पार्टिकल कितना खिसकेगा, पर पार्टिकल कितना खिसकेगा, तो बाई 4 कर देंगे, -4 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो पर पार्टिकल -0.04 खिसकेगा। तो पहले पर पार्टिकल अगर 200 हो, सब का 100 200 रहता तो 200 होता। अब इसके कारण क्या होगा, -0.04 पीछे खिसका, तो अब आंसर क्या होगा, तो अब आंसर होगा 199.96। 96। नितेश क्लियर हुआ बच्चा कि नहीं? हाँ सर। ठीक, तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, क्योंकि यार लॉजिकली सोचो तो आपका आंसर आप कैलकुलेशन करोगे। जैसे मान लें कि पहला लॉजिक तो को समझा दिया हम कि डायरेक्टली देखते मार सकते हैं, टिक टिक, तो हमको कैलकुलेशन करने नीड भी नहीं पड़ा। तो अगर ये अप्रोच नहीं फॉलो करें तो फिर एग्जाम में हमको बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। देखो एग्जाम जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, तो प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो लॉजिक लेके चलना है, लॉजिक से क्या होगा, आपका प्रोसेस छोटा हो जाएगा। तो बिना लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप कभी पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। मतलब हम लोग एग्जाम बैठते हैं तो हम लोग प्रोसेस लास्ट में फॉलो करते हैं। अगर कोई तरीके से कोई किसी लॉजिक से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो लॉजिक का बात करते हैं, शॉर्टकट का नहीं। शॉर्टकट मत सोचना, हम जो भी चीज करते हैं उसका एक लॉजिक होता है, तो बिना लॉजिक का कोई काम नहीं करना है। ठीक, तो लॉजिकली क्वेश्चन को हम 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रोसेस से जाएंगे तो प्रोसेस कितना भी छोटा करेंगे तो हमको कम से कम 1 मिनट पक्का लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस से फॉलो कर रहा है, जो हम लॉजिक बना लिए क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं 1 मिनट का हम गेन कर रहा हूँ उसके हिसाब से। तो इससे हम ये हमको लीड देगा, बाकी क्वेश्चन में हमको क्या देगा, लीड देगा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है यस सर। आज के लिए को यहीं पे सेशन स्टॉप करते हैं। ठीक है।